नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आखिरी चरण कल यानी 30 नवंबर को है, जब तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर मतदान होगा। तेलंगाना में 6 बजे मतदान थमते ही एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ये एग्जिट पोल एक अंदाजा देंगे कि चुनाव परिणाम कैसे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के जीत के दावों के बीच प्लान बी पर भी काम हो रहा है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच सीटों पर गणित अटकने पर अपने विधायकों को सेफ रखने और दूसरे दलों में सेंध की संभावनाएं भी टटोली जा रही हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगर सीटों का गणित फंसता है तो तिकड़म में कौन आगे निकलेगा? जो सियासी चतुराई के साथ विधायकों की रेस में आगे निकलेगा, सत्ता की चाबी उसके हाथ होगी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस तमाम संभावित विकल्पों और तकनीकों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में डटे हैं। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की मतगणना में दबाव डालने की कोशिश है। बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मकसद यही है कि हालत खस्ता है। कैसे अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव डाला जाए, मतगणना को प्रभावित करने के लिए भाजपा दबाव डालने का काम कर सकती है। बहुत सी उसमें आया मीडिया में कि एक आदमी की मार मार के हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं बची है। और मैं समझता हूँ कि ये सब इस बात के इंडिकेशंस हैं कि सरकार को बहुत जनता ने बहुत बुरी तरह से सत्ता से बाहर कर रही है। कमलनाथ भोपाल से लंबे समय से बाहर हैं और कल लौट रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के भीतर उनके निर्देशों पर तैयारियों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के अंदर खानों में बहुमत के दावे किए जा रहे हैं। दोनों का विश्वास है कि जनता स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार का चुनाव कर रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो दोनों ही दलों की नजर निर्दलीय या अन्य दलों के उम्मीदवारों पर भी है। वहीं कैबिनेट को मतगणना से जोड़े जाने के सवाल पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि चुनाव में हार चुकी है, इसलिए कोई न कोई बहाना चाहिए। ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। इससे स्पष्ट है कि वह फेस सेविंग करना चाहते हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसके नेता यदि इस तरह की बचपने की बात करें तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस ने मान लिया कि वह बहुत बुरी तरह मध्य प्रदेश में हारने वाली है। ये हारने की मानसिकता का परिचायक है। जब आप हारने का बहाना ढूंढने लगो तो इस तरह के कोने ढूंढते हैं। फेस सेविंग के लिए ये बात की जा रही है। कभी ईवीएम पर इल्जाम लगाना, कभी चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाना, और अब कहना कि मतगणना के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुझे आश्चर्य है। उनकी मानसिक स्थिति पर भी मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं और उनकी मानसिकता पर भी बड़ा आश्चर्य करता हूं। ये कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार चुकी है, इस बात का परिचायक है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने की रणनीति पर काम करने में जुटी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों ही पार्टियों के हाईकमान की तरफ से निर्देश है कि मतगणना के दिन सभी प्रत्याशियों पर कड़ी नजर रखी जाए। माना जा रहा है कि मतगणना के आखिरी चरण में तस्वीर लगभग साफ होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के मुख्यालयों से प्रभारियों को आगे के एक्शन के निर्देश मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 न्यूज। तो सत्ता की बेकरारी है और बाड़ेबंदी की तैयारी है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़े हैं। नीलाभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता योगेश गुप्ता जी इस चर्चा का हिस्सा है। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगेश जी आपसे करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने
फिर से एक बार आरोप लगाया है कि मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है और ये कोशिश इस तरह से होगी कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन पर दबाव बनाया जाएगा कि किसी भी तरह से हमें सत्ता हासिल करनी है तो उनके मन मुताबिक काम होगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड कही है। किस तरह का दबाव है जिसकी बात कांग्रेस कर रही है, योगेश जी? देखिए, मध्य प्रदेश में जी पार्टी अपनी पराजय के भाव से जी ग्रसित नजर आ रही है। अभी रिजल्ट आए नहीं है, उसी के पहले हार के बहाने ढूंढने चालू हो गए कांग्रेस नेताओं के। पीसी शर्मा जी का आपने जिक्र किया। पीसी शर्मा जी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उस विधानसभा का मतदाता हूँ जी, और मैं ये गलती से आपको बता रहा हूँ कि पीसी शर्मा जी कम से कम 10 से 12 हजार वोटों से ये चुनाव हार। अच्छा, मैंने काम किया है हमारे प्रत्याशी भगवान दास सबनानी जी के साथ और मैंने देखा है जनता ने अभूतपूर्व प्यार, आशीर्वाद और जो उनको अपना समर्थन दिया है, निश्चित रूप से भगवान दास सबनानी जी हमारी विधानसभा से जीत रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर ये बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं 20-22 दिन भगवान दास सबनानी जी के साथ घूमा हूँ, मैंने स्वयं देखा है जी। तो ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये विधानसभा पीसी शर्मा जी हार गए। एक बात। दूसरी बात, मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने जी बड़े ही चौबंद प्रबंध किए गए, चाहे वो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हो या मतगणना को लेकर। मतगणना के लिए अगर अपन देखते हैं तो चुनाव आयोग ने पूरे 8 से लेकर 10 काउंटर विधानसभा बार बनाए गए हैं और उनकी हर राउंड के बाद टेबल काउंटिंग की जानकारी हर प्रत्याशी के नुमाइंदों को दी जाएगी, नोटिंग कराई जाएगी और उन प्रत्याशियों के नुमाइंदों का अगर कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति भी ली जाएगी। अगर रिकाउंटिंग की नौबत आएगी तो वो रिकाउंटिंग भी होगी। कहने का मतलब ये है कि पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले 8-10 वर्षों से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवालिया निशान उठाती है, उंगली उठाती है और ये बेहद ही निराशाजनक है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस प्रकार की घटनाक्रम का घटित होना बेहद दुखद है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले पोस्टल बैलेट को लेकर इन्होंने 2 दिन पहले जो विवाद उत्पन्न किया, उसमें पूरी जो जानकारी निकल कर आई, उसमें थोड़ा सा एक लापरवाही का प्रकरण नजर आया। बाकी कहीं भी कोई इस प्रकार की कोई सत्यापित प्रमाणित नहीं हुई बात कि कांग्रेस के जो आरोप है वो सच है। अभी किसी भी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग नहीं हुई है, कोई गणना नहीं हुई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। नीलाभ जी, पूरी पारदर्शिता से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन आप बार बार सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी ने यह भी कहा कि जो बालाघाट की घटना थी जिसके लेकर 2 दिनों से खूब हल्ला भी मचा रहा, उसमें सिर्फ लापरवाही सामने आई है। अगर सिर्फ लापरवाही है तो फिर इतना हल्ला क्यों, इतना शोरगुल क्यों? क्या किसी और बात की चिंता है कांग्रेस पार्टी को? नीलाभ जी, इतनी बड़ी घटना वो लापरवाही के ना, जो कलेक्टर स्वयं स्वीकार कर रहा है कि गलती हुई है, स्वयं स्वीकार कर रहा है और एक नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया था, इसे लापरवाही कहेंगे? लोकतंत्र की हत्या का कुप्रयास है, इसे लापरवाही कहेंगे आप? जब चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि डाक मत पत्रों की गणना 3 दिसंबर को होगी, तो 27 नवंबर को स्ट्रांग रूम कैसे खोला गया जी? अब कलेक्टर कह रहे थे पहले तो कांग्रेस एक्यूज है, फिर नोडल अधिकारी को सब सस्पेंड किया जाता है, कलेक्टर स्वीकार करते कि हाँ गलती हुई है, फिर सीधा ये कहना चाहिए कि मतदाता का अपमान नहीं है, लोकतंत्र की हत्या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अमित शाह जी जब आकर यह आह्वान करता है, देश का गृह मंत्री यह आह्वान करता है कि जो अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ना मत, ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है, मतदाता के मत का अपमान है। आप अधिकारी को, देश का गृह मंत्री आके धमका रहा है कि हमारा साथ दो वरना छोड़ा नहीं जाएगा। ये क्या स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया है? आप आज मेरी बात से सहमत है? सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, छोटे से छोटे ऐसे नेतृत्व भी ये चाहता है कि हर हालत में सत्ता चाहिए, बलपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, धन बल से दंगा फसाद करके, भ्रमित करके, शराब बटलाकर, उपहार बंटवाकर, हर हाल में हमें पैसा बहाकर, हर हाल में हमें सत्ता चाहिए। जब देखा कि मतदान के बाद इनके हौसले पस्त हो गए, लग गया कि इनके पक्ष में हवा नहीं है, कांग्रेस सरकार बन रही है, अब ये षड्यंत्रों पर उतरा है। बालाघाट एक हालिया घटना का ताजा उदाहरण है। अब ये क्या करेंगे? मतगणना को प्रभावित करेंगे, अधिकारियों को धमकाएंगे। सीधी बात है, आप मतदान दिवस पर चुनाव ड्यूटी पर लगे थे अधिकारी, कर्मचारी, उन्हें मतदान से वंचित क्यों किया गया? हजारों मतदाताओं को मतदान नहीं कर, डाक मत पत्र मुहैया नहीं करा पाए, बिना एजेंडे के। आप मंत्रियों की 4 दिन पहले बैठक बुलाना, क्या एजेंडा है? क्यों बैठक बुलाई जा रही मंत्रियों की? हम बता रहे हैं
इसके पीछे आपका षड्यंत्र है। हर मंत्री को काम दिया जाए आपके पास वाले क्षेत्र में अधिकारी को धमकाया जाए, समझाया जाए और किस तरह मतगणना को प्रभावित किया जाए। ये षड्यंत्र, वरना क्या आवश्यकता बिना एजेंडे का 4 दिन पहले बैठक बुला रहे हैं। ठीक है, एजेंडा भी नहीं है। चलिए इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दे दिया है। मैं इस पर लेकिन जवाब योगेश जी से भी लूंगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार का हम रुख कर लेंगे। गौरव जी, 2 सवाल काफी है, उसके बाद हम डिबेट के दूसरे पहलू की ओर हम रुख करेंगे। पहला सवाल यह है कि जो कार्रवाई हुई है, जो एक लापरवाही की बात बीजेपी ने कही है बालाघाट की घटना पर, क्या उस कार्रवाई को आप काफी मानते हैं, संतुष्टि रखते हैं पत्रकार होने के नाते? दूसरा सवाल आपसे यह है कि कंफ्यूजन की बात कही जा रही, तो कंफ्यूजन में आखिर कौन है? प्रशासन कंफ्यूजन में है या फिर जो पार्टियां हैं वो कंफ्यूजन में है? चलिए गौरव जी से फिर से संपर्क करेंगे। योगेश जी, कांग्रेस कह रही है कि जो कार्रवाई हुई है वो नाकाफी थी और बिना एजेंडे के अब जब मतगणना हो रही है तो बैठक हो रही है, ऐसे में साफ तौर पर यही इंगित हो रहा है कि किसी न किसी षड्यंत्र को रच रही है बीजेपी। कांग्रेस का यह आरोप है। योगेश जी। देखिए अमित जी, मेरे मित्र के 2 प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा जी। माननीय कमलनाथ जी पिछले 3 वर्षों में जितने भी चुनाव नगर पालिका नगर निगम चुनाव हुए या विधानसभा के अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में अधिकारी कर्मचारियों को हड़काते और ललकारते हुए नजर आए। जो भी तो कई बार सार्वजनिक मंच से, कई बार पत्रों के माध्यम से। अभी उन्होंने हाल ही में 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक चिट्ठी वायरल करी थी अपने प्रत्याशियों के माध्यम से कि जो भी अधिकारी कर्मचारी अगर कांग्रेस के खिलाफ काम करता हुआ पाया गया उसकी मुझे लिस्टिंग चाहिए। क्यों चाहिए साहब? आप चुनाव के 4 दिन 5 दिन पहले कर्मचारियों को दबाव क्यों बना रहे हैं? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? तो कमलनाथ जी जो करे वो कांग्रेस को चलता है। अमित शाह जी ने अगर कोई बयान दिया है तो उसको ये पॉइंट बना रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव के 4 के दौरान कुछ बातें कही भी जाती हैं, कुछ बातें बिना कहे समझी भी जाती। तो ये बात तो हो गई एक उसकी। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि ये कैबिनेट की बैठक क्यों बुलाई है। मेरे मित्र नीलाभ शुक्ला जी बड़े विद्वान साथी हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, शायद बिना जानकारी के आज आ गए। मुख्य सचिव रिटायर हो रहे हैं 30 तारीख को जी, चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी की व्यवस्था हमारी संवैधानिक रूप से एक जरूरी ओहदा होता है। तो उस एक तो विदाई के लिए, दूसरा नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करने के लिए, क्योंकि अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी हैं जी, और निश्चित से आगामी 3 दिसंबर के बाद भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हमें अपने कार्यों के ऊपर, हमारे जो जनता के हित से जुड़े हुए कार्य थे और जो धरातल पर उतारे, माननीय शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या गरीब कल्याण की योजनाएं हो या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाएं हो, इन योजनाओं पर पूरा भरोसा है और उनके बदले हमको मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो हम कहीं से भ्रमित नहीं है। और जो चूक और लापरवाही की बात हुई थी, चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हम दोनों दलों को उस संवैधानिक संस्था के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और आगामी प्रतिक्रिया का ध्यानपूर्वक निरीक्षण भी करना चाहिए कि जो कार्रवाई हो रही है वो संतुष्टिजनक है या नहीं है, और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें हमें संतोष है या असंतोष है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। चलिए ठीक है, कांग्रेस तो फिलहाल इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी का रुख कर लेंगे। गौरव जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गौरव जी, बालाघाट की जो घटना हुई, नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया गया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मुख्य जिनकी लापरवाही थी वो तो कोई और है, उन पर एक्शन क्यों नहीं ले गया? तो क्या ये जो कार्रवाई हुई है उसे आप काफी मानते हैं? दूसरा सवाल आपसे ये है कि कंफ्यूज कौन है? प्रशासन कंफ्यूज है या फिर पार्टियां इस मामले में कंफ्यूज आपको दिखती है? गौरव जी। देखिए जी, हर विपक्षी दल चुनाव के दौरान सरकार के ऊपर पक्षपात के आरोप लगाता रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही हो या कांग्रेस विपक्ष में रही हो जी। और जब इस तरीके की लापरवाही सामने आती है जी, तो ये बात पुख्ता हो जाती है कि कहीं चुनाव में कोई गड़बड़ी करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। होता यह है कि गड़बड़ी होती है, उसे लापरवाही के नाम पर दबाने की कोशिश की जाती है जी। और अगर लापरवाही है तो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनमें लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आप अगर उदाहरण के रूप देखें तो मध्य प्रदेश में पूर्व के चुनावों में जिन अधिकारियों के ऊपर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की
बाद में चुनाव समाप्त होने के बाद उन अधिकारियों को मलाईदार पदों पर बिठा दिया गया। ये इशारा करता है कि चुनाव में कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश को अपने हिसाब से सेट किया गया। दूसरी चीज, मुख्य सचिव को लेकर के कल कैबिनेट की बैठक को लेकर के जो बात योगेश जी कह रहे हैं जी, संवैधानिक तौर पर सरकार अस्तित्व में है, लेकिन नैतिक तौर पर सरकार को किसी भी तरीके की कैबिनेट बुलाने का अधिकार नहीं है। और ये इसलिए नहीं कि जब तक कोई प्रदेश में आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती जी, तब तक कैबिनेट नहीं बुलाई जाती है। अगर मुख्य सचिव भी सरकार नहीं चुन सकती है, मुख्यमंत्री अभी मुख्य सचिव भी नहीं चुन सकते, वो भी चुनाव आयोग तय करेगा। तो बात है कि जब आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव हो चुके, मतदान हो चुका है, परिणाम आने में ज्यादा समय मिल रहा है, ऐसे समय में कैबिनेट की बैठक क्यों? और इस तरीके की बैठक अगर आयोजित की जा रही है जी, तो नितांत तौर पर ये गलत है। इसे सरकार को इस तरीके की परंपराओं को बंद करनी। ठीक है योगेश जी, अब क्या जवाब है इस पर? जी देखिए अमित जी, मैं गौरव भाई बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदर करता हूँ मैं उनकी बातों का जी। जो गौरव भाई ने कहा कि जो सत्ता में रहती है पार्टी, वो अपने हिसाब से जमावट करती है, कुछ मलाईदार पदों का उन्होंने उल्लेख भी किया जी। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय गौरव जी से जानना चाहूंगा, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार भी ऐसा कर सकती है? राजस्थान की सरकार भी ऐसा कर सकती है? और अगर कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस प्रकार के कोई विरोध के स्वर या आक्षेप या आरोप अभी तक तो नजर नहीं आए कि वहां की सरकारों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है अमित जी कि हमारा पूरा विश्वास है लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, मगर कांग्रेस इस पर विचार रखती है जी। अभी ये ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, फिर मतगणना पर उठाएंगे, हार जाएंगे तो ईवीएम में सेटिंग करी वो आरोप लगाएंगे। 3 दिसंबर के बाद हम भी यहीं बैठेंगे, आप भी यहीं बैठेंगे। रही बात कैबिनेट बैठक की बुलाने की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री का एक संवैधानिक अधिकार होता है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, 30 तारीख को तेलंगाना चुनाव लगभग समापन की ओर होगा, उस समय का वो समय रखा गया है और उसमें ऐसे कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे जिससे प्रशासनिक कोई ऐसा नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लाभ लेने की नीयत से आ रही है। निश्चित रूप से कुछ सरकार के जाते जाते जो नई सरकार के आने के पहले कुछ एजेंडे होंगे, उन पर चर्चा होगी। कुछ जो गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो उन पर कितना काम हुआ, उन पर विचार होगा। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुख्य सचिव की विदाई होगी और नया मुख्य सचिव नियुक्त करने के लिए चुनाव आयोग तक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कोई नाम गया होगा तो उसकी स्वीकृति भी मिलेगी और उसमें मुहर भी लगेगी। ठीक है, चलिए। तो ये जिन पर मैंने बातें हैं, जिन पर आदरणीय गौरव जी ने प्रश्न उठाए थे, काफी वरिष्ठ है, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूँ। चलिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा योगेश जी। अब फिलहाल हम चर्चा के दूसरे पहलू पर आते हैं जो है बाड़ेबंदी से संबंधित। नीलाभ जी, बाड़ेबंदी शब्द इसलिए इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का एक घटनाक्रम हुआ था तब से कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि आपके जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है उन्हें भी मतगणना के बाद बाड़ेबंदी की जरूरत है? क्योंकि ऊपर से तो निर्देश यही है कि सब पर नजर रखनी है, लेकिन क्या भरोसा है इस बार प्रत्याशियों पर? देखिए, ये एक तरह की भ्रम फैला है। हमारे प्रत्याशी जो योद्धा है कांग्रेस के, जो बिकाऊ थे वो बिक चुके हैं, अब जो है टिकाऊ है। जो कांग्रेस के जो अपनी मातृ संस्था का सम्मान करते हैं, हमें उनके बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समर्पित है वो लोग। हम तो सिर्फ नजर रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कुटिलता पूर्वक चुनाव मतगणना को प्रभावित न करे। मेरे भाजपा के मित्र भी कह रहे थे, योगेश गुप्ता जी, कि हमने योजना क्रियान्वयन उसके लिए हमने बैठक बुलाई। अरे ये बैठक बुलाई, इस पे षड्यंत्र की बू आती है। आप सीधी बात है, आप अभी बात कर रहे थे, आप राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, आपने हमें पर आरोप नहीं लगाए। तो हमें लोकतंत्र पर विश्वास है, हमारे द्वारा ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती जिससे कि आप पे आरोप लगाए, क्योंकि आपने लगातार घटनाएं कर रहे हैं। हमने 350 शिकायत करी है चुनाव आयोग को, आज तक किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सवाल खड़ा नहीं होगा। आप जो बालाघाटी घटना है, कलेक्टर स्वयं स्वीकार रहा है कि गड़बड़ी हुई है, इसे लापरवाही कहेंगे या षड्यंत्र?
जो पकड़ में आ गई और जो पकड़ में नहीं उसका क्या? आप तो लापरवाही कह रहे हैं, ये तो बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है हमें जी। कोई भी कलेक्टर जो पढ़ा लिखा IAS लेवल का इंसान होता है वो किसी लापरवाही हो सकती है अधिकारी द्वारा? नहीं हो सकती। आप 27 तारीख को नवंबर को स्ट्रांग रूम खोल लेते हैं जी, छेड़छाड़ करते हैं डाक मत पत्रों से, तो निश्चित षड्यंत्र है। सवाल तो खड़े होंगे ना उस पर। चलिए, और वो क्लीन चिट कैसे हम देते हैं जी? तो आपकी पार्टी का चरित्र, आपको हर स्तर पे हर सत्ता चाहिए, भले ही उसके लिए किसी भी स्तर तक जाना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करना पड़े, मतदाता के मत का अपमान करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको सत्ता से प्रेम, आपको सत्ता चाहिए, ये आपका चरित्र है। ये आपको इस तरह के नेता जब जाके ऐसे बयान देते हैं तो मैं इनकी बात का जवाब दूं। कमलनाथ जी ने ये कहा था कि जो अधिकारी किसी पार्टी का साथ दे, किसी पार्टी का मोहरा बन के काम करे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब कमलनाथ का निष्पक्ष चुनाव करे अधिकारी। इनके नेता क्या कहते हैं अमित शाह जी की जो अधिकारी कमल का साथ नहीं दे उसे छोड़ना मत। ये बड़ा फर्क है। कमलनाथ जी ने उन अधिकारियों को मिल उठाई थी जो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे। ये कहीं नहीं कहा था कि आप कांग्रेस का साथ दो। आपके अमित शाह जी कहते कि आप जो कमल का साथ नहीं दे उसे नहीं छोड़ा। बड़ा फर्क है कमलनाथ जी और अमित शाह जी के बयान में। जी ठीक है योगेश जी, कांग्रेस तो कह रही कि इस बार हमें बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं, लेकिन बीजेपी को जरूर पड़ सकती है। जी देखिए, मान कमलनाथ जी कई बार सार्वजनिक नीलाभ जी मेरे अनुज है, अच्छे वक्ता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। कमलनाथ जी सार्वजनिक मंचों से कई बार ये स्वीकार कर चुके हैं और बयान भी दे चुके हैं कि दूध का जला आज भी फूक फूक कर पीता है। जी, कहने का तात्पर्य ये है कि बाड़ेबंदी की कवायद कांग्रेस पार्टी में पिछले एक हफ्ते पहले से शुरुआत हो चुकी है। ये लेकिन कांग्रेस पार्टी और इनके नेता मुगालते में है। हमें इस प्रकार की बाड़ेबंदी की आवश्यकता इसलिए नहीं कि हमको जनता के जनादेश पर पूरा भरोसा है। हमें अपने कार्यों के ऊपर, जो हमने पिछले 18 वर्ष में एक बीमारू और पिछड़े राज्य से मध्य प्रदेश को अग्रणी और विकसित राज्य के रूप में हमने प्रस्तुत किया मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष। देखिए, आज हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। सिंचाई का रकबा आज हमारा 4.5 लाख हेक्टेयर के आसपास है। पूरे नेशनल हाईवे हमारे चकाचक है, बिल्कुल 100-150 की स्पीड से आप निकल जाओ, कहीं कोई रुकावट नहीं है। बड़े बड़े फ्लाईओवर हमने बनाए हैं। 4 बड़े शहरों को हमने एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है। 2 बड़े शहरों में मेट्रो चल गई है, 2-4 शहरों में और चलाने की योजना है। तो ये सारी योजनाएं ताकि समक्ष हैं। हम कांग्रेस की तरह हवा में झूठ के पुलिंदे प्रस्तुत नहीं करते हैं। 971 वचन थे ना, युवा स्वाभिमान के अंतर्गत युवाओं को स्टाइपेंड दिया उन्होंने, ना ही कि महिला कन्या विवाह की योजना में कोई कन्या विवाह का आयोजन कराया। आयोजन क्या कराना चाह रहे थे? आईफा अवार्ड। जी, तो ये सब मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी का कार्यकाल देखा है। और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राजनेता आज भी यही कहते हैं, अमित जी, आज भी गौरव जी एक बात पे इत्तेफाक रखते होंगे जी कि ये जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, और वो सही कहते हैं। ठीक है गौरव जी, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जैसा योगेश जी कह रहे हैं? क्योंकि लगातार तो यही सुनने को मिला है कि इस बार तो कांटे की टक्कर है, किस तरफ रुझान है कुछ कहा नहीं जा सकता। गौरव जी, दोनों ही राजनीतिक दल खुले तौर पर दावा कर रहे हैं कि सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरीके से वो परिणामों का आकलन उन्होंने किया है उससे ये महसूस हो रहा है कि क्लियर मेजोरिटी दोनों दल में से शायद किसी को ना मिले, ऐसा उनको आशंका है। तो इस बात को लेकर के जहां जहां निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अन्य पार्टियों से उतरे या निर्दलीय उतरे या कांग्रेस के उतरे, तो दोनों दल अपने अपने प्रत्याशियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है। सरकार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है तो उसमें ये जरूरी भी हो जाता है। और कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों एक जैसी शैली पर काम करने वाले लोग जी। ठीक है गौरव जी, लेकिन दोनों ही दल इस बार ये कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी की हमें तो जरूरत नहीं है, प्रत्याशियों पर पूरा भरोसा है। नहीं, खुले तौर पर कह रहे हैं, लेकिन छुपे तौर पर तो वो दोनों ही बाड़ाबंदी करे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बराबर से किए जा रहे हैं। जी ठीक है योगेश जी, ऐसा है क्या? खुले तौर पर तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर खाने में कुछ और चल रहा है क्या बीजेपी में भी? नहीं अभी जी, देखिए ये सब जो प्रक्रिया है, गौरव जी भी भली भांति परिचित है जी, ये पोस्ट इलेक्शन की जी, आफ्टर काउंटिंग और उसके बाद की जो स्थिति और स्थिति निर्मित होगी जी, ये उसके बाद उठाए जाने वाले कदम जी। हाँ, प्री अलायंस की जो तैयारी होती है वो चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी होती है जी। तो मैं
बात से इनकार नहीं करता हूं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीति नीतियों से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देता है तो हम खुले दिल प्रत्याशी का, उस विधायक का स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। जी नीलाभ जी, क्या ऐसा ही अभिनंदन और स्वागत कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है निर्दलियों का या दूसरे दलों के प्रत्याशियों का? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है जी। हमारे ज्यादातर 150 के आसपास हमारी सीटें आ रही, योद्धा चुनाव लड़ रहा है, हमारी सरकार इस तरह से बन रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ बाड़े बंदे करने की कोई आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद के चरित्र देखे और अपने विधायकों को संभाले। इनका अंतर गला चुनाव के बाद सामने आने वाला है। जी योगेश जी जवाब दे जी जल्दी से। जी देखिए, चरित्र की बार बार बात मेरे मित्र ने उठाई है, तो मैं थोड़ा कांग्रेस के चरित्र पर रोशनी डालना चाहूंगा जी। कि लगभग 12 से 15 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में। योगेश जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे काफी समय से, फिरोज जी की आवाज भी नहीं आती जी। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी हो चुका है, तो निश्चित तौर पर सभी जो दल हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि बाड़ेबंदी को लेकर कोई भी सहमत नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल नतीजे आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। देखना होगा कि किस दल की बाड़ेबंदी होती है और कौन सा दल है जो विजयी होता है और मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीत पाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।